मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट चल रहा था, चैप्टर नंबर 1। उसमें मैंने आपको कूलॉम फ्लो, पराविद्युतांक, काफी सारे टॉपिक करा चुका हूँ। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है, ये कोई चार्ज है Q, अगर स्थिर अवस्था में है तो ये अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसमें इसका स्वयं का प्रभाव होगा। अगर ये आवेश स्थिर अवस्था में है तो अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसमें इसका स्वयं का प्रभाव होगा। ये जो क्षेत्र है वो स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए, इस क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस आवेश को काम में लिया जाता है वो कहलाता है परीक्षण आवेश। मान लीजिए परीक्षण आवेश यहाँ है, इसके क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, कहने वाले इन दोनों बीच में कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी इसके रेंज में नहीं है। लेकिन अगर ये जैसे ही यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा? दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो ये जो परीक्षण आवेश है ये कैसा बल महसूस करेगा? प्रतिकर्षण का। और ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि बल का महसूस ये करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए -Q चार्ज होता, अगर ये -Q चार्ज होता तो ये -Q इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर क्या करता? आकर्षित करता। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिर आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उसका स्वयं का अपना प्रभाव होता है। प्रत्येक स्थिर आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उसका अपना स्वयं का प्रभाव होता है। स्थिर आवेश के चारों तरफ स्थित इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अगर यहाँ बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विद्युत बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाएंगे? E से। विद्युत बल को किससे दर्शाएंगे? F से। आवेश को किससे दर्शाएंगे? Q0 से, क्योंकि बल का महसूस कौन कर रहा है? Q0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया E बराबर Q0। यदि Q0 की वैल्यू मैंने 1 कूलम ले ली, यदि आवेश Q0 की वैल्यू 1 कूलम ले ली तो E बराबर क्या हो जाएगा? F। E बराबर हो जाएगा F। डेफिनेशन हो जाएगी एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा विद्युत बल के अनुरूप होती है। जिस दिशा में विद्युत बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की क्या होगी? तीव्रता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E सदिश बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F सदिश बटे में Q0। क्योंकि बेटा परीक्षण आवेश Q0 का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर मैं यहां बात करूं बेटा विमीय समीकरण व मात्रक की, तो विमीय समीकरण आसानी से निकल जाएगा। मात्रक निकालते हैं, बल का मात्रक सूत्र ये E बराबर F/Q0। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम। विमीय समीकरण बल का M1L1 T-2 बटे आवेश, आवेश का A1T1, समानता के सिद्धांत से समान राशियों को जोड़ेंगे, घटाएंगे। विमीय समीकरण लिखा जाएगा M1L1
1 t माइनस 3 a माइनस 1, ये इसका विमीय समीकरण आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से आप। इसके बाद बेटा हमारा न्यू टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए क्या क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेफिनेशन इसकी होगी वह काल्पनिक मार्ग जिस पर कोई भी एकांक परीक्षण धनावेश चलने के लिए प्रवृत्त होता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, वह काल्पनिक मार्ग जिस पर कोई भी स्वतंत्र परीक्षण आवेश चलने के लिए प्रवृत्त होता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। देखिए, अगर दो चार्ज विपरीत युग्मों वाले हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाके समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं। सेकंड, ये खुले वक्र के रूप में होती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। पहली प्रॉपर्टी, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ये खुला वक्र बनाती हैं। एकल आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं का निरूपण। ये एकल आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हैं। धनावेश के कारण तो विद्युत बल रेखाएं कहां निकलती है? बाहर। और ऋणावेश के कारण कहां आती है? अंदर। विद्युत बल रेखा मान लीजिए कोई बल रेखा है और इस विद्युत बल रेखा के बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करना है, तो वहां पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेगी। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपने एक ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, स्पर्श रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं बेटा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। सपोज कीजिए, मान लीजिए दो बल रेखाएं बनाई मैंने और इनने एक दूसरे को यहाँ काट दिया, तो देखो उस पॉइंट पर डायरेक्शन ये हो गई। जो कि पॉसिबल नहीं है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटार बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। धनावेश से जाकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, खुले वक्र के रूप में होती हैं। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर जाती हैं, ऋणावेश के कारण अंदर आती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। समान आवेश के कारण, दोनों आवेश समान है, समान आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं।
समान आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, जिससे उनके मध्य में एक ऐसे बिंदु की प्राप्ति होती है, जिससे उनके मध्य में एक ऐसे बिंदु की प्राप्ति होती है जहां कोई बल रेखा उपस्थित नहीं होती। इस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु। बिंदु क्या बोला जाएगा? उदासीन बिंदु। नोट कीजिए बेटा फटाफट से। ये आपने विद्युत बल रेखाएं भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में डाइपोल, द्विध्रुव। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डाइपोल, द्विध्रुव। देखिए क्या होता है द्विध्रुव? परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, ये दो आवेश ले लिए, इन दोनों का परिमाण समान है, लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत। जब दो आवेश जो कि परिमाण में समान है किंतु प्रकृति में विपरीत है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मान लिया टी दूरी पर स्थित है, दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण समान है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो आवेशों के इस युग्म को, आवेशों के इस जोड़े को द्विध्रुव कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। NaCl है ना, ओमा, KCl, ओमा, H2, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके द्विध्रुव हैं। दो आवेश जो कि अल्प दूरी पर स्थित हो और उनके दोनों का परिमाण कैसा हो? समान और प्रकृति विपरीत हो, तो ये जो है ये क्या कहलाता है? आपका द्विध्रुव। इसके बाद टॉपिक है अगला आपका द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा डाइपोल मोमेंट। देखो क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण? डाइपोल बनाया हमने, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी डिसाइड कर ली, मान लीजिए 2a है, द्विध्रुव की लंबाई जो है वो कितनी है? 2a। तो देखो द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल जो होता है वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण। P से दर्शाते हैं इसको बेटा, P बराबर, क्योंकि दोनों का परिमाण तो समान है, Q इंटू, और दोनों बीच की दूरी कितनी है? दोनों बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो P बराबर Q इंटू 2a। द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी का गुणनफल। P जो है आवेश का परिमाण Q और दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी? 2a। तो P बराबर हो गया Q इंटू 2a। ये एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर राशि होती है।
इसकी दिशा कहां से कहां होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर। द्विध्रुव आवर्तन एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक P बराबर क्या है बेटा? Q इंटू 2a। 2a यहाँ पे क्या है? 2a आवेश, आवेश का मात्रक कूलम इंटू में दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। द्विमीय समीकरण आवेश की A1 P1 दूरी की L1 M0 L1 P1 A1 ये इसकी विमीय समीकरण हो जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट से। तब कर दिया बेटा मैंने अब। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना द्विध्रुव की अक्षीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए द्विध्रुव है AB। AB एक द्विध्रुव है जिसकी टोटल लंबाई है 2a। AB एक द्विध्रुव है जिसकी टोटल लंबाई है 2a। यहां पर है -q आवेश, यहां पर है +q आवेश। यह है द्विध्रुव का मध्य बिंदु O। अक्षीय स्थिति इसकी ये हो जाएगी, अक्ष हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए बाप, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी? a, और ये दूरी भी a हो जाएगी। तो टोटल लंबाई कितनी है द्विध्रुव की? 2a है ना। लिखेंगे हम माना 2a लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु P द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए परीक्षण आवेश की कल्पना कर ली जाती है। अब देखो, यहां आपने परीक्षण आवेश कर दिया। सपोज कीजिए, मान लीजिए इस +2 के कारण इस पर फोर्स लगेगा किधर? इस दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी E1। हो गया? -q आवेश प्लस के कारण आपने निकाल लिया भाई। द्विध्रुव में दो तो आवेश, एक तो प्लस और एक माइनस। इस प्लस के कारण ये पास में है इसके, तो प्लस के कारण प्लस से फोर्स लगाया जाएगा विद्युत क्षेत्र। माइनस इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी E2। देखिए अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सूत्र क्या होता है? KQ/r²। KQ/r² होता है बिंदु आवेश के कारण। बता दूंगा मैं आपको सिंपल तरीके से निकाल के। अभी KQ/r² होता है, कैसे निकालेंगे बताऊंगा। तो KQ, अब इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है? इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? ये टोटल दूरी कितनी है? बिंदु O से इसकी, O से स्मॉल r दूरी पर ही तो है बिंदु P। ये दूरी r है, ये दूरी a है, तो ये दूरी कितनी बची? r - 1। ये दूरी r है, ये दूरी
ए है तो आर माइनस ए बची तो हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दिशा क्योंकि इसको रिपेल कर रहा है ये बी से पी की ओर। -2 आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर K -q अपॉन -q आवेश से ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, यहां से यहां O से P की दूरी कितनी है r और ये दूरी कितनी है a, तो क्या जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। दिशा ये इसको अपने आकर्षित करेगा -q आवेश, दिशा PA। अतः चूंकि E1 वेक्टर का मान E2 से ज्यादा है, E1 सदिश E2 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो ये जो है ये दूरी कम है, इस आवेश से दूरी कम है। जब दूरी कम होती है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। +2 आवेश से बिंदु P की दूरी कम है, दूरी कम होती है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। चूंकि E जो है वो 1/r² होता है, दूरी ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र कम, दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा। ये दूरी कम +2 आवेश की दूरी कम तो E1 विद्युत क्षेत्र ज्यादा E2 से। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। मान रखते हैं E बराबर E1 का मान KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर और E2 का मान क्योंकि ये माइनस का है माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर KQ कॉमन आया, क्या बच गया 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहां लिख रहा हूं मैं E बराबर KQ, एलसीएम देखो बेटा R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर है, दोनों एलसीएम आ गए। R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। R माइनस A के होल स्क्वायर से R माइनस A का होल स्क्वायर कट गया, क्या बचा R प्लस A का होल स्क्वायर। चिंता है का माइनस का माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। E बराबर KQ, खोल देंगे इसको A प्लस B के फॉर्मूले से, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। अब चूंकि हम चिन्ह माइनस का है तो जब इसको खोलेंगे तो चिन्ह माइनस के साथ आएगा, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA। बेटा R स्क्वायर प्लस का होगा लेकिन चिन्ह आएगा यहाँ पर माइनस का, यहाँ A प्लस B इंटू A माइनस B हो रहा है। आपने इसको खोला तो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA आएगा, लेकिन चिन्ह बाहर का है माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, सब चिन्ह बदल जाएगा। तो ये A प्लस B इंटू A माइनस B, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया। नोट करो बेटा आप एक बार फटाफट से। अभी उस स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, देखिए अब उस स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो आपके सामने आ जाएगा अक्षीय स्थिति पर E अक्षीय इक्वल टू KQ, कट गया 2RA और 2RA कितना हो गया 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इस 4r के टुकड़े कर देंगे अब हम k q अंदर ले लिया, q इंटू में 2a इंटू में 2r, 4ra को कैसे लिख सकता हूं 2a इंटू 2r, 2a इंटू 2r करेंगे 4ra हो गया अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है q इंटू 2a। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको डेरिवेशन की। तो आ जाएगा E अक्षीय बराबर k, इसलिए क्या लिख देंगे P इंटू में 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि r का मान a की तुलना में ज्यादा है तो r स्क्वायर का मान a स्क्वायर से और भी ज्यादा होगा, तो a स्क्वायर को लगभग क्या मान लेंगे 0। तो आपके सामने अक्षीय स्थिति में आ जाएगा E अक्षीय बराबर kp इंटू में 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, r की पावर 4 हो जाएगी ये E अक्षीय बराबर 2kpr अपॉन r की पावर 4, कट गया ये r क्यों बच जाएगा। तो आपके सामने अक्षीय स्थिति पर सूत्र क्या हो जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब। तो किसी भी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाल करके देखा, तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या आता है 2kp अपॉन r क्यूब, जहां k गुलामीयता, p द्विध्रुव आघूर्ण तथा r जो है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की दूरी है। प्रेक्षण बिंदु हमने क्या माना था P, O से P की दूरी कितनी थी स्मॉल r। तो द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र जो होता है बेटा वो होता है 2kp अपॉन r क्यूब। कल अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बिंदु आवेशिकांड विद्युत क्षेत्र E बराबर kq अपॉन r स्क्वायर कैसे आता है, सिंपल तरीके से निकालेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आगे आपको दो टॉपिक कल निरक्ष पर बताऊंगा विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं द्विध्रुव के पे। ठीक है, थैंक यू।